गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लेके चलेंगे आपके सामने हाउ टू प्रिपेयर अ बैलेंस शीट इन केस ऑफ अ कंपनी। और पहले मैं कुछ नन्हे मुन्ने से क्वेश्चंस लेके चलूंगा आपके सामने, एक दो क्वेश्चन बैलेंस शीट की, कुछ बेसिक चीजें समझेंगे और उसके बाद थोड़े बड़े क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपने मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, शेयर इशू कर दिए, शेयर का प्रोराटा हो गया, फोरफीचर हो गया, री इशू हो गया, उस केस में बैलेंस शीट कैसे बनती है उस पार्ट को लेके चलेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिएगा और जो लोग यहाँ फिजिकली बैठे हैं वो अपनी बुक खोल के देख लीजिएगा। पेज नंबर 6 पॉइंट कितना बोले हम? या दिस इज हियर। पेज नंबर 9.16 है और वी आर टॉकिंग अबाउट फॉर्मेट ऑफ अ कंपनीज बैलेंस, फॉर्मेट ऑफ कंपनीज बैलेंस शीट। इसके लिए जो होता है वो होता है शेड्यूल 3 पार्ट 1 कंपनीज एक्ट 2013, उसके हिसाब से चलता है। अच्छा, तो देखिए हमारे पास एक फॉर्मेट होता था वर्टिकल और एक होता था हॉरिजॉन्टल। ये बताइए कि जो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की बैलेंस शीट बनाते थे वो वर्टिकल होती थी या हॉरिजॉन्टल होती थी बताइए मुझे, क्या होती थी? हम्म, क्या होती थी? कोई दूसरा बच्चा बताए। हाँ, बताइए कैसी होती थी बताइए। पार्टनरशिप की जो बैलेंस शीट होती थी वो हॉरिजॉन्टल होती थी या वर्टिकल होती थी? बताइए कोई भी, जल्दी से। हाँ, बताएंगे ना, अपने आप बताएंगे, ऑनलाइन वाले बताएंगे मुझे, जल्दी से। सर हॉरिजॉन्टल। अच्छा जी, हॉरिजॉन्टल किसे कहते हैं? ऐसे ऐसे वाली को या वैसे वैसे वाली को, किसको कहते हैं बताइए, किसे कहते हैं? बोलिए कौन सी वाली? शाबाश, बहुत बढ़िया। कोई बताएगा मुझे? बेटा जो हॉरिजॉन्टल होती है ना, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल क्या होती है? ऐसे एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम ये, फिर एक कॉलम, ऐसे ऐसे चल रहा होता है सारा। हालांकि कॉलम उसके वर्टिकल होते हैं। नहीं। और वर्टिकल जो होती है ना, वर्टिकल, वर्टिकल का क्या मतलब होता है? ऐसे खड़ा ना। तो जो कंपनीज एक्ट में बैलेंस शीट आपको दिख रही है वर्टिकल है। ऊपर इक्विटी लायबिलिटीज, फिर नीचे जाएंगे, फिर एसेट्स आएगा, ऐसे कर एक ही कॉलम में सब कुछ हो जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल होता है जो आपने पार्टनरशिप में पढ़ा कि पहले एक लायबिलिटी साइड, फिर अमाउंट, फिर एसेट साइड, फिर क्या? हाँ, इसे हॉरिजॉन्टल किस लिए बोल रहे हैं हम लोग? क्योंकि एक कॉलम का दूसरे से, तीसरे से, चौथे से कंपैरिजन होता है। लायबिलिटीज इस तरफ है तो एसेट्स इस तरफ है, साइड बाय साइड इन दोनों। साइड बाय साइड समझना वर्ड, साइड बाय साइड, साइड बाय साइड किस में होगा? हॉरिजॉन्टल में होगा, ठीक है। और टॉप टू बॉटम किस में होगा? वर्टिकल में होगा। तो आप जो यहाँ बैलेंस शीट बना रहे हैं ये कौन सी बना रहे हैं? वर्टिकल बना रहे हैं। सीयूटी के लिए क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, उसके वो पूछते हैं और उसके लिए दिक्कत पैदा करते हैं फिर बाद में। ये हमारी बैलेंस शीट कौन सी वाली है? वर्टिकल है, क्योंकि ये सीधी चल रही है। हमें हॉरिजॉन्टल सोच के यही लग रहा होता ना कि, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसे सीधा करके यहाँ चल रहा है मामला। आपके साथ स्क्रीन में है और पेज नंबर 9.16 भी आपके पास होगा, देख लीजिए। आइए देखते हैं। इक्विटी एंड लायबिलिटीज हमने पहले कॉलम लिया और फिर हम नीचे लेके चलते हैं एसेट्स। तो एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हमने बोला शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर जो पहला पॉइंट आएगा वो इक्विटी शेयर्स आएगा, प्रेफरेंस शेयर्स आएगा, बस। दो तरह के शेयर्स होते हैं। कुछ बोलते हैं सर डिबेंचर्स भी तो होते हैं, डिबेंचर्स किसी और कैटेगरी में जाएंगे, इसमें नहीं जाएंगे। अब आपको ध्यान होगा जब हमने पार्टनरशिप की बात करी थी, पार्टनरशिप की, तो जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती थी उसमें ओनर्स फंड और बोरोड फंड जो होते थे, सिर्फ ओनर्स फंड को हम क्या बोलते थे? कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते थे। यहाँ जब आप कंपनी पढ़ते हैं, कंपनी अकाउंट में, तो यहाँ क्या बोलते हैं इसको? सिर्फ और सिर्फ क्या चीज होती है आपकी कंपनी के केस में? शेयर होल्डर फंड मतलब ओनर्स फंड, और बोरोड फंड, इन दोनों को मिला के कैपिटल एम्प्लॉयड बनती है। ये वो हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के टाइम में आपको बड़ा बड़ा समझाया भी था। तो पार्टनरशिप फर्म में जब हम कैपिटल एम्प्लॉयड लेके चलते थे तो लेके चलते थे पार्टनर्स की कैपिटल, पार्टनर्स का करंट अकाउंट, रिजर्व सरप्लस, फिक्टिशियस माइनस कर देते थे, नॉन ट्रेड माइनस कर देते थे, गुडविल माइनस कर देते थे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए। यहाँ क्या होता है कंपनीज एक्ट में? जब आप शेयर कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं तो शेयर होल्डर फंड प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग को भी जोड़ देते हैं। एसेट साइड अप्रोच में क्या करते थे? टोटल एसेट्स में से सिर्फ क्या माइनस करते थे पार्टनरशिप में?
नॉन करंट करंट लायबिलिटी दोनों माइनस कर देते थे, यानी कि एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो टोटल एसेट्स में से टोटल लायबिलिटी एक्सटर्नल वाली माइनस कर देता, तो बचता क्या था मेरे पास, कैपिटल एम्प्लॉयड, सॉरी कैपिटल बचता था, उसे कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते थे, किसमें, पार्टनरशिप में। यहाँ कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड में लॉन्ग टर्म बोरोइंग मिला दें, नॉन करंट लायबिलिटीज मिला दें, लेकिन वो हम पढ़ेंगे रेशियो चैप्टर में, अभी हम कम टू दिस पॉइंट। यहाँ ध्यान रखना, शेयर होल्डर फंड, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, वो। और समझिए मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। अब जैसे कनिष्क है, धूम मचाले धूम स्टाइल में हाईवे में अपनी अपनी पोर्शे चला के और 3-4 लोगों को कुचल के भाग गया, ठीक है जी। पुलिस उसके घर आती है, यू आर अंडर अरेस्ट। पता कनिष्क क्या कहता है, ओ दरोगा वारंट दिखा, वारंट। क्या हम, अच्छा अच्छा भाई साहब की बात कर रहे हो, ओहो सही कर। ये वारंट क्या चीज हुई फिर, आपने फिल्मों में देखा होगा ना, एक आदमी कहता है हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी थी, हीरो कहता है दरवाजा खोल के ऐसे खड़ा होकर कहता है वारंट दिखाओ। व्हाट इज वारंट, क्या होता है वो वारंट, बता जरा उन्नति। शौनक के लिए कोई बोलता है कि हमें तुम्हारे लिए, हम तुम्हारे लिए रिश्ता लेके आए, कहता नहीं पहले वारंट लेके आओ। हाँ, व्हाट इज दिस, बता भाई क्या होता है वारंट। अरे भैया वारंट पुलिस के केस में एक परमिशन होती है, मजिस्ट्रेट की परमिशन होती है, या सीनियर ऑफिसर का ऑर्डर होता है, जिसके थ्रू आप किसी को अरेस्ट कर सकते हैं, किसी को क्या कर सकते हैं। देखिए किसी को अगर आपको अरेस्ट करना है ना और आपको वारंट चाहिए, तो वारंट जो इशू करता है एसीपी यानी कि डीसीपी रैंक से नीचे का रैंक का बंदा वारंट इशू नहीं कर सकता, या उससे ऊपर के रैंक के बंदे वारंट इशू करते हैं। और किसी को अगर आपके घर की सर्च वगैरह लेना है और आपको किसी को प्रॉपरली जुडिशियल कस्टडी में डालना है, तो जो मजिस्ट्रेट होते हैं, या तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम हो जाएगा, या सिटी मजिस्ट्रेट होगा, या कोर्ट में जो जज बैठते हैं वो, उनके ऑर्डर के बिना आप किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। पूछताछ के लिए ले आ सकते हैं, वो अलग चीज है। तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है, लीगल डॉक्यूमेंट, जिसे हम वारंट कहते हैं। अब इसका कंपनी एक्ट में क्या लेना देना है भाई, लिखा है क्या, मनी रिसीव्स अगेंस्ट शेयर वारंट। आपका इशू क्लोज होने वाला है, सपोज आपका इशू क्लोज होने वाला है, अभी मान लो मैं 30 एक मान लो आपका इशू क्लोज होना सपोज 5 अप्रैल को, ठीक है। और आपका एक बंदा जो कि बहुत बड़ा इन्वेस्टर है, वो कहता है कि मैं आपके 150 करोड़ के शेयर खरीद लूंगा, लेकिन मेरे पास पैसा अभी है, मैं 5 अप्रैल तक इंतजार नहीं कर सकता, मेरे और प्रोजेक्ट भी चल रहे हैं। हमने कहा चल ठीक है, तो डील फाइनल कर ले हमारे साथ। अब आपने तो अभी इशू का क्या क्लोजिंग नहीं हुई है, नहीं हुआ, लेकिन आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट तो कर ही सकते हैं। आपने पढ़ा होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, कैपिटल मार्केट में पढ़ा होगा, बिजनेस स्टडीज में राहुल ने, है ना, राहुल पढ़ा होगा ना, फाइनेंशियल मार्केट में प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। अच्छा, तो आप प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कर सकते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। तो आपने क्या कर दिया, उसके साथ डील साइन कर ली, उसे 150 करोड़ रुपए ले लिया और उससे बोल दिया कि 10 रुपए का एक शेयर है, 120 रुपए का पर शेयर देंगे तुझे। उसने कहा मान लिया। अब जब इशू खुलेगा, ओपन होगा, तो सबसे पहले आप किसे देंगे, उसको देंगे ना, और फिर बाकी बचे हुए शेयर पब्लिक को देंगे ना। तो क्या आप फ्यूचर में उसको शेयर देने से डिनाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप तो बंद गए ना कॉन्ट्रैक्ट के साथ आपने। तो क्या होता है, नोट कर लीजिए, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट, शेयर वारंट इज अ डॉक्यूमेंट through which shares are allotted। share document मतलब it is a document through which shares are allotted। it is a document through which shares are allotted to a person or firm, to a person or firm in future at a predetermined rate and predetermined date। predetermined rate और date पर आप क्या कर सकते हैं, शेयर इशू कर सकते हैं। through which shares are issued to a person or firm at a predetermined rate, RAT rate and predetermined date। शेयर वारंट कहते हैं उसको, ठीक है। तो अब आपके पास क्या हो गया, पैसा शेयर। अब मुझे बताइए, आपने शेयर तो इशू किया नहीं, तो उसे शेयर कैपिटल में लिख नहीं सकते, और शेयर कैपिटल की कैटेगरी से बाहर भी नहीं भेज सकते हो। कैसे भेज सकते हो, क्योंकि आपने तो पैसा ले लिया। तो इसीलिए इसको शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि जब भी शेयर इशू होंगे सबसे पहले इन बंदों को इशू होंगे और ये भी हमारे शेयर होल्डर बन जाएंगे। आगे चलते हैं। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, आपने देखा होगा ना, एप्लीकेशन मिलती है, अलॉटमेंट होता है, फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल होता है। आपने एप्लीकेशन का पैसा ले लिया, 31 मार्च को आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज हो गए, और आपका जो इशू क्लोज होना वो होना 10 अप्रैल को क्लोज।
तो तब तक वो जो पैसा आ गया उसको क्या बोलूंगा मैं? क्या उसे शेयर होल्डर फंड बोलूंगा? नहीं। क्यों नहीं बोलते शेयर होल्डर फंड उसको? क्योंकि वो अगर इशू कैंसिल होगा तो पैसा वापस करना पड़ेगा, तो शेयर होल्डर फंड की कैटेगरी में नहीं डालते। तो एक अलग कैटेगरी बना लेते हैं इसकी, क्या? एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अभी एप्लीकेशन पेंडिंग अलॉटमेंट जो होती है नॉन करंट करंट दोनों हो सकती है। अगर विद इन अ ईयर फाइनेंशियल ईयर पैसा वापस कर दोगे तो करंट लायबिलिटी कहलाएगी, बियॉन्ड फाइनेंशियल ईयर जाएगा तो क्या कहलाएगा? नॉन करंट लायबिलिटी। ये सारी की सारी डिटेल हम थर्ड बुक के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी तो आपको बड़ा बड़ा स्केलेटन बता रहा हूं ताकि आप भूल ना पाए बैलेंस शीट का। अब हम क्या करेंगे देखिए, अब हम एक काम करेंगे क्या कि हम ऊपर नॉन करंट और करंट लायबिलिटी को साथ साथ लेके चलेंगे। ऊपर लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो नीचे क्या है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? ऊपर लिखा है हमने डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, तो नीचे क्या है? ट्रेड पेबल। अभी बताता हूँ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है। ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है तो नीचे अदर करंट लायबिलिटीज है। ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजन है तो नीचे क्या? शॉर्ट टर्म प्रोविजन। ठीक, अब जरा समझ लीजिए कि डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्या होता है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज क्या होता है और इसे क्यों शो किया जाता है। आपको मालूम होगा कि कंपनीज जो होती हैं वो सारा का सारा टैक्स भरती हैं एडवांस। हर तीसरे महीने आपको अखबारों में बड़ा बड़ा लिखा आएगा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स की एक एडवर्टीजमेंट आते हैं, पे योर डायरेक्ट टैक्स दिस लास्ट डेट इज दिस, लास्ट डेट इज, हर तीसरे महीने। ठीक है, तो सपोज आपने टैक्स पेड, एडवांस टैक्स ₹20 लाख पे कर दिया, ठीक है, और आपकी एक्चुअल टैक्सेबल इनकम जो है, एक्चुअल टैक्सेबल इनकम है वो मान लो कितनी की आती है? आप लोग सब 50 लाख की आती है, या मान लो 1 करोड़ की आ गई, 1 करोड़। तो टैक्स का रेट जो है, कॉर्पोरेट टैक्स का रेट जो है 30% होता है, तो कितना हो जाएगा? 30 लाख रुपीज हो जाएगा आपका ये। अब मुझे बताइए, आपने एडवांस टैक्स भरा हुआ है कितना? 20 लाख रुपए, और आपकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है? 30 लाख रुपया। डू यू हैव टू रिसीव फ्रॉम गवर्नमेंट और यू हैव टू पे टू गवर्नमेंट नाउ? बताइए। अरे भाई, आपने ऑलरेडी टैक्स भरा हुआ 20 लाख का। अब फाइनेंशियल ईयर क्लोज, वो तो एस्टिमेशन के बेस पे भरा था, फाइनेंशियल ईयर के एंड पे आपको पता चल गया आपको तो टैक्स 30 लाख का बन रहा है, तो अब सरकार को दोगे या सरकार से लोगे? पे करेंगे ना, पे करना है। एंड गवर्नमेंट गिव्स यू टाइम, 3 क्वार्टर 9 मंथ का टाइम देती है, लेकिन उस 9 मंथ में अगर आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाए, सरकार एक्सटेंशन भी देती है। तो मैं कह नहीं सकता ना कि ये मेरे लिए, अच्छा सुनो, ये टैक्स कौन सा है? जो डेफर कर दिया गया, डेफर मतलब पोस्टपोन कर दिया गया, आप उसे पे कर सकते हैं आराम से। तो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नेट बोलते हैं इसको। और ठीक है, जस्ट होल्ड करिए, जस्ट होल्ड करिए। अब इसे बोला डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, बोला इसको, क्या बोला? इसे डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी बोला, ठीक है, मतलब आपको पे करना है। अच्छा, सिचुएशन क्या हो जाती है अगर मान लो आपका जो है वो, आपकी इनकम जो है साल की, सपोज कितनी होती है? सिर्फ अगर मान लो आपने टैक्स पे कर रखा था सपोज 60 लाख का, आपका एस्टिमेशन ज्यादा था, कोरोना हो गया, अब क्या हुआ देखिए, आपने टैक्स भरा का 60 लाख का और आपकी टैक्स लायबिलिटी बनती 30 लाख की, तो क्या होगा? अब आपको सरकार को देना है, लेना है? लेना है ना? यू हैव टू टेक बैक। अब सरकार थोड़ी बोलेगी राहुल प्यारे अपना टैक्स वापस ले जाओ, नहीं, यू हैव टू फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। इनकम टैक्स का डॉक्यूमेंट सरकार को जमा कराना पड़ेगा और तब सरकार आपको ये वापस करेगी। एंड गवर्नमेंट टेक टाइम, मतलब इनकम टैक्स के ऑफिसर इतने खतरनाक होते हैं, मतलब सॉरी ऑन रिकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ बट रियलिटी इज रियलिटी, जब तक आपकी इनकम टैक्स के ऑफिसर के साथ सेटिंग नहीं होगी आपका रिफंड भी नहीं आएगा, अच्छा खासा चढ़ावा देना पड़ता है उनको। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, तुम्हारे घर में इनकम टैक्स वाले हैं? हाँ, भुगता होगा ना ऐसा? हाँ, लटके बिल्कुल, पैसे प्रॉपर पैसे पड़े रहते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत ज्यादा पढ़े लिखे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो होते हैं, दे एक्ट एज ए लाइजनिंग पीपल। वो सेटिंग कराते हैं आपके इनकम टैक्स ऑफिसर के साथ कि भाई इतना इतना होगा, वैसे कर। लेकिन देखिए, अगर मान लो 100 ऑफिसर हैं तो उसमें से मान लो मैं ये बोल सकता हूँ कि 10% लोग तो ईमानदार होते ही हैं जिनके भरोसे डिपार्टमेंट चलता है, ऐसा चलता है, एंड दैट इज द रियलिटी। तो अब इसको डेफर्ड टैक्स एसेट्स क्यों बोला? क्योंकि इसके मिलने में समय लगेगा, फाइनेंशियल ईयर के बियॉन्ड चला जाएगा ये, तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स बोलते हैं इसको। गॉट इट? आइए, लेट्स कम टू द पॉइंट। तो इसे डेफर्ड टैक्स एसेट्स कहते हैं, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, डेफर्ड टैक्स एसेट्स पता चल गया। आइए दोबारा उसी बैलेंस शीट पे चलते हैं और बाकी के बचे हुए पोर्शन को पूरा करते हैं। तो आपने देखा कि शेयर होल्डर फंड में इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, शेयर कैपिटल हो गया, रिजर्व सरप्लस हो गया, मनी
क्या लिखा, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट हो गया, अगला हेडिंग बनता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करंट लायबिलिटी करंट लायबिलिटी का कंपैरिजन करिए, ऊपर क्या हो जाएगा, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नीचे शॉर्ट टर्म बोरोइंग। लॉन्ग टर्म बोरोइंग डिवेंचर को कहते हैं, शॉर्ट टर्म लोन होते हैं जो आपने किसी कंपनी से ले रखे होते हैं लोन, 1 साल से कम के। फिर ऊपर आ गया डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, नीचे उसकी जगह पे क्या, ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल के 2 कंपोनेंट, क्रेडिटर एंड बीपी, क्रेडिटर एंड बीपी को मिला के ट्रेड पेबल्स बोला जाता है। फिर हम थोड़ा और नीचे चलते हैं, ऊपर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, नीचे अदर करंट लायबिलिटी, ऊपर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, इल्लेपो क्या, लायबिलिटीज खत्म। आइए नीचे चलते हैं हम थोड़ा। अब एसेट्स में ना वो शेयर होल्डर फंड की तरह झोल झपाटा नहीं है। एसेट्स में एक कैटेगरी है नॉन करंट एसेट्स और एक है करंट एसेट्स। लेकिन नॉन करंट एसेट्स में क्या कर दिया, 2 साल पहले कंपनीज एक्ट में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। पहले हम लेके चलते थे ना फिक्स एसेट्स, टेंजिबल, इंटेंजिबल, यहाँ इन्होंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसको टेंजिबल बोल दिया और इंटेंजिबल को अलग कर दिया। ये हेडिंग है कॉमन हेडिंग, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स। इसके नीचे पहली हेडिंग है प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की, प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके नीचे इंटेंजिबल एसेट्स। अब जरा सोचो, किसी व्यक्ति ने, मान लो, सोचना क्या है, जस्ट विजुअलाइज सेक्टर 44 में एक जो हाई राइज बनी हुई है, देखिए आप लोगों ने, और सरिता विहार की तरफ जाते हैं तो सुपरनोवा बनाओ बड़ा वाला, अलॉटमेंट होने शुरू हो गए वहां पर। 10 साल से, 10 करीब करीब 10 साल पहले मैं नोएडा की तरफ शिफ्ट हुए थे, तब से मैंने वो बिल्डिंग उतनी बड़ी देखी है। शिफ्टिंग हुई हुई मुझे नहीं पता। तो क्या वो फिनिश्ड है हमारी, वो जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल तैयार फिनिश्ड है, पोजेशन के लिए रेडी है? कुछ है, कुछ नहीं है रेडी। तो अगर आपने रियल एस्टेट में, जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग खड़ी करनी शुरू कर दी, ठीक है, तो तुम उसे क्या फिनिश गुड्स बोलोगे अपना? उसको नहीं बोल सकते ना। लेकिन हम गुड्स थोड़ी बोलते हैं उसको, एसेट्स है हमारी वो। तो उसके लिए हम शब्द यूज करते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, लेकिन उसके पीछे प्रीफिक्स लगाते हैं क्या, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है, कोई भी टेंजिबल एसेट्स, कोई भी बिल्डिंग वगैरह, बिल्डिंग है या कोई प्लांट वगैरह है जो कि क्या हो रहा है, बन रहा है, अभी बना नहीं है। भाई मान लो ये एक ना 20 स्टोरी बिल्डिंग बना रहे हैं, 20 मंजिला बिल्डिंग बना रहे हैं, तो ये क्या करेंगे, पहले 5 मंजिल तैयार हो जाएंगे, पोजीशन दे देंगे? नहीं दे सकते। क्यों? ऊपर की मंजिल में काम चल रहा है, एक स्लैब, एक सरिया गया तो बंदा क्या हो जाएगा, बंदा एक यहाँ से जाके नीचे तक गड़ जाएगा। ये नहीं कर सकते आप, जब तक टॉप फ्लोर तक का काम पूरा ना हो जाए, फिनिशिंग पूरी ना हो जाए, आप नीचे वालों को पोजीशन नहीं दे सकते हो। हाउएवर इफ कंस्ट्रक्शन वर्क इज डन, हाँ, इंटीरियर इंटीरियर तो चलता रहेगा, लकड़ी का काम कराना, किचन का काम, उसमें थोड़े हथौड़े कीले बाहर निकल के पड़ रही होती हैं, वो नहीं। पर जो आउटर पेरिफेरी होती है उसको तो आपने नीट एंड क्लीन बिल्कुल तैयार करके देना होता है। फिर तो इन अंदर अंदर क्या होता है, कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, अब अंदर अंदर फिनिशिंग का काम चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, बिल्डिंग, इनको पता, अच्छे से पड़ोसी बैठे हैं, बता सकते हैं आपको, जब बिल्डिंग बन जाती है, पूरा कंस्ट्रक्शन ढंग से तैयार हो जाता है कि कोई सिविल वर्क पेंडिंग नहीं है, फिर फिनिशिंग शुरू होती है, और जैसे जैसे फिनिशिंग होती जाती है क्या करते हैं, पोजीशन देते चले जाते हैं। लेकिन जब तक फिनिशिंग वगैरह का बाहर का काम आउटर पेरिफेरी का नहीं हुआ, तब तक वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस कहलाता है। और कैपिटल गुड्स बोलते हैं, कैपिटल गुड्स इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा आप लोगों ने, फैक्टर प्रोडक्शन के लिए जो काम आती है। तो हम मान के चलते हैं क्योंकि बिल्डिंग और प्लांट वगैरह जो है हमारी रेवेन्यू को बढ़ाएगा, इसलिए इसे कैपिटल एसेट्स बोलते हैं। और जो वर्क इन प्रोग्रेस होता है वो गुड्स का होता है। आप क्या क्लॉथ मर्चेंट है, आप पैंट शर्ट टी शर्ट बनाते हैं, तो आपने कपड़ा खरीदे तो रॉ मटेरियल कहलाएगा, आधी बन गई आधी नहीं बनी वर्क इन प्रोग्रेस कहलाएगा, और पूरी तैयार बिकने के लिए तो फिनिश गुड्स कहलाएगा। तो इसीलिए गुड्स में हम क्या बोलते हैं, सिर्फ वर्क इन प्रोग्रेस लेके चलते हैं। लेकिन अगर कोई बिल्डिंग वर्क इन प्रोग्रेस है तो उसे क्या बोलते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। इसी तरह से आपने किसी कंपनी के साथ डील कर लिया, उसकी आप फ्रेंचाइजी ले रहे हैं या लाइसेंस ले रहे हैं उससे, और आपने फ्रेंचाइजी का मान लो 2 करोड़ की फ्रेंचाइजी मिल रही है आपको, मैकडी की मिल रही है, या मान लो सबवे की फ्रेंचाइजी आप ले रहे हैं, और 2 करोड़ रुपए आपने डील फाइनल हो गई है। 31 मार्च आ गया, 1 करोड़ चला जा चुका है, 1 करोड़ अभी रह गया है, और जब तक बंदा पूरा पैसा नहीं देगा तब तक तो आपको लाइसेंस का सर्टिफिकेट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। तो क्या बोलूंगा इसको मैं, इसको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट। इसी तरह से आप क्या करते हैं, कोई इन्वेंशन करने जा रहे हैं, उस पर 200 करोड़ खर्च कर दिया, 200 करोड़ अभी और खर्च होना बाकी है, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट कहलाती है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के जो खर्चे होते हैं वो इसी कैटेगरी में चले जाते हैं। तो प्रॉपर्टी, प्लांट और इक्विपमेंट जो था वो अगर सेमी प्रिपेयर्ड है तो उसे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस बोलते हैं, और इंटेंजिबल एसेट्स अगर सेमी एक्वायर्ड पोजीशन में था उसे क्या बोलते हैं, इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये तो हो गया भाई नॉन करंट एसेट्स का एक कंपोनेंट। अब दूसरा कंपोनेंट नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, तो नीचे क्या आएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। ऊपर डेफर्ड टैक्स एसेट्स, तो नीचे 3 कंपोनेंट है, एक इन्वेंट्री जिसको हम बोलते हैं स्टॉक, जिसमें वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, सेमी फिनिश सब आता है। दूसरा ट्रेड रिसीवेबल्स, जिसमें डेटर और बीआर दोनों आते हैं, और तीसरा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट।
तो डेफर्ड टैक्स एसेट्स को ऊपर वाला नीचे रिप्लेस करते हैं अगर हम बोले तो उसी सीक्वेंस में। फिर ऊपर आ जाता है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे आ जाता है क्या शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे करंट एसेट्स, और आपकी बैलेंस शीट हो गई। आपकी बैलेंस शीट हो गई। लोग पता क्या करते हैं, इसे रटते हैं, बिल्कुल नहीं रटना। आइए रिकॉल करें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज का पहला कंपोनेंट क्या था, शेयर कैपिटल। राहुल ध्यान से सुन लीजिएगा, शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों होता है। फिर आते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस, फिर मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, फिर है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट। अब नॉन करंट और करंट का कंपैरिजन कर लीजिए, ऊपर लॉन्ग टर्म बोरिंग, नीचे शॉर्ट टर्म बोरिंग, ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नीचे ट्रेड पेबल, ऊपर अदर नॉन करंट लायबिलिटी, नीचे अदर करंट, उधर अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, नीचे अदर करंट लायबिलिटीज, ऊपर क्या था लॉन्ग टर्म प्रोविजन, नीचे शॉर्ट टर्म प्रोविजन, खत्म। एसेट्स का कंपैरिजन, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड टेंजिबल एसेट्स, ठीक है, नॉन करंट में पहला पार्ट। नीचे क्या आया, इंटेंजिबल एसेट्स, ऊपर फिर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, नीचे इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, खत्म। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, नीचे करंट इन्वेस्टमेंट्स, ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, सॉरी डेफर्ड टैक्स से नीचे तीन चीजें, इन्वेंट्री और क्या, इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवर्स और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ऊपर क्या आया, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, नीचे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, ऊपर अदर नॉन करंट एसेट्स, नीचे अदर करंट एसेट्स, और ऊपर और क्या, खत्म। अब बचा कुछ, अरे एसेट्स का कोई और कंपोनेंट बचा, खत्म, दैट इज योर बैलेंस शीट। अब जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, अब आप एक बार जरा ध्यान से देखिएगा, बैलेंस शीट जब बना रहे हैं तो ऊपर हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहां आता है नोट नंबर, दिख रहा होगा आपको यहाँ पर नोट नंबर, फिगर्स ऑफ द करंट ईयर, इनर कॉलम में करंट ईयर की फिगर, आउटर कॉलम में फिगर्स ऑफ प्रीवियस ईयर की। लेकिन जब आप बैलेंस शीट बनाए यहाँ पर तो सिर्फ करंट ईयर की फिगर लेके चलें। 6.16 पेज बोल रहे हैं बेटा, तुम फोन वोन किनारे रख लो और देख लो उसको, ये रहा इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, ये हाँ ये, हाँ इसकी बात कर रहे हैं। ऊपर देखो जहां तुम्हारी उंगली है वहीं पर पढ़ो क्या लिखा है, हाँ ये लिखा है नोट नंबर, नहीं है ना, और फिगर्स एट द करंट ईयर एंड फिगर्स ऑन द प्रीवियस ईयर एंड, ऐसा करके 2 साल की फिगर। अगर आप अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट बना रहे होंगे तो आपने देखा होगा ना, कंपनी की बैलेंस शीट बनवाते हैं आपसे, चिपकवाते हैं, देख रहे प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों, कैश फ्लो भी प्रीवियस ईयर करंट ईयर दोनों होता है। हमें करंट ईयर लेके चलना है, हम जो कैश फ्लो बनाएंगे वो भी करंट ईयर का ही बनाएंगे, प्रीवियस ईयर का नहीं बनाएंगे। ये आपके पास बैलेंस शीट का फॉर्मेट हुआ। चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं और फिर एक क्वेश्चन बड़ा सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 94 है उसमें कैश बुक भी बनानी है, ठीक है, उसके अंदर जनरल एंट्रीज भी करनी है और उसके अंदर बैलेंस शीट भी बनानी है, वैसा हम करेंगे और फिर ये चैप्टर खत्म हो जाता है आपका। आई होप मैंने आपको कंसिडरेशन अदर देन कैश करवा दिया होगा, है ना, और वो प्रोमोटर को शेयर इशू करना, अंडर राइटर को इशू करना, वो सब हो चुका होगा, ठीक। सो आई विल राइट वन क्वेश्चन हियर, एक क्वेश्चन आपके सामने लिख के, इनफैक्ट हम बुक का ही कोई क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि आपको आसानी हो जाएगी। अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, तो मैं आपको बता दूं कि जब हम नोट्स टू अकाउंट्स बनाते हैं ना बेटा, नोट्स टू अकाउंट्स में तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें शेयर कैपिटल जो होती है ना उसके अंदर कुछ कंपोनेंट लिखने पड़ते हैं। शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के अंदर हम लिखते हैं सबसे पहले क्या, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, ऐसे लिखते हैं। और ये ऑथराइज शेयर कैपिटल होती है जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के कैपिटल क्लॉज के अंदर दे रखा होता है कि कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड विद 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹20 ईच, ऑथराइज्ड। तो जब हम इसे लिखते हैं और ऐसे मान लो यहाँ पर ऐसे लिखा रहता है, ये हम बोलेंगे इधर, तो मैं नोट्स ऐसे, ये हमारी कौन सी फिगर है, करंट ईयर की फिगर है रुपीस, और ये हमारे पास पर्टिकुलर्स होता है। ऑथराइज कैपिटल अगर आपको दे रखे हैं शेयर्स तो ठीक है, नहीं दे रखे तो क्या लिखेंगे आप, डैश इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 20 ईच, 30 ईच, और आप यहाँ अमाउंट लिख देते हैं, एंड देन यू ड्रॉ 2 लाइन्स। जब आप अमाउंट कॉलम में डबल लाइन करते हैं इसका मतलब वो टोटल का पार्ट नहीं बनेगा। इसके बाद आगे चलते हैं, इशूड शेयर कैपिटल, आप इशूड शेयर कैपिटल लिखते हैं ऐसे करके, डैश मान लो आपको बोला गया था कितना, 5 लाख इक्विटी शेयर्स, तो यहाँ वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 लाख, ऐसे करके। इशूड शेयर कैपिटल अगर हमने बोला तो क्या बोला, सपोज मैंने बोल दिया 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा, 30 लाख, डबल लाइन से क्लोज कर दिया। इशूड के बाद
सब्सक्राइब आता है, फिर पेड अप आता है। तो हम क्या करते हैं, सब्सक्राइब एंड पेड अप को एक ही कैटेगरी बना लेते हैं। मतलब जनता ने अब सब्सक्राइब, मान लो आपको 5 लाख की एप्लीकेशन मिल गई, तो आप प्रोराटा अलॉटमेंट करेंगे। प्रोराटा पड़ा था ना, 2 लाख वापस कर दिया, ये एडजस्ट हो गया, तो 3 लाख ही तो बचा आपके पास। तो हम लिखते हैं यहाँ पर क्या, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। क्या होगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, समझिए। मान लो 3 लाख में से 2,95,000 का पूरा पैसा मिल गया था आपको, पूरा पैसा। 5,000 शेयर्स पर फाइनल कॉल का पैसा नहीं मिला, तो आपकी 2 कैटेगरी बन जाएंगी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कितने की बनेगी, 2,95,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। तो कितना हो जाएगा, 29,50,000 हो जाएगा। और एक कैटेगरी और बनेगी, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। वो कैसे, उस कैटेगरी में कितने शेयर रखेंगे आप, 5,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, ऐसे लिखेंगे 50,000। भाई 5,000 शेयर्स में 10 रुपए के हिसाब से तो पूरा 50,000 मिल रहा था। इसको लिखना नहीं, क्योंकि हम क्वेश्चन करते समय बताएंगे, उसको लिख लिया तो कोई बात नहीं। इसमें से सपोज मान लो आपको 2,000 रुपए नहीं मिला, नहीं मिला, और फोरफिट भी नहीं किया आपने इनको, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, माइनस कॉल्स एंड अरियर। या मान लो 5,000 शेयर्स पर 2 रुपए के हिसाब से नहीं मिला, तो कितना, 10,000 माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 40,000। अब आपका क्या हो जाएगा, 29,90,000। ये आपका शेयर कैपिटल बोल के कहा जाएगा, बैलेंस शीट के अंदर जाएगा, ऐसे शो होगा। अच्छा मान लो इन 5,000 शेयर को मैं फोरफिट कर देता, ठीक है, मान लो मैं इनको 5,000 शेयर को फोरफिट कर देता। फोरफिट करने के बाद फोरफिचर का पैसा बचता है, इनको रीइश्यू नहीं किया हमने, तो तब क्या करेंगे आप, तब ये कैटेगरी बनेगी नहीं आपके पास। तो आप क्या करेंगे, तब उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में डोंट राइट इट, लिखो मत, ये नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी बनेगी ही नहीं, नहीं बनेगी, नहीं बनेगी नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी, क्योंकि आपने 5,000 शेयर क्या कर दिए थे, फोरफिट कर दिए थे, रीइश्यू नहीं किया। रीइश्यू कर देंगे तो फुल्ली पेड अप की कैटेगरी में चले गए, पार्टली पेड अप की कैटेगरी में चले गए। तो 29,50,000 रुपीज आपने लिख लिया यहाँ पर, और प्लस क्या कर देंगे, फोरफिटेड शेयर्स लिख देंगे, फोरफिटेड शेयर्स। पता चला इन 5,000 शेयर्स पे 20,000 रुपए मिल रखा था सिर्फ, फोरफिटेड शेयर्स लिख देंगे 20,000, एंड देन दिस इज 29,70,000। मान लो कि वो 5,000 शेयर में से 2,000 शेयर रीइश्यू हो जाते फुली पेड अप, तो फिर यहाँ क्या हो जाता, 2,97,000। और जो 3,000, मैं बार बार बोलता था ना आपको, फोरफिटेड शेयर्स रीइश्यू और बैलेंस बच गया, बैलेंस, वो बैलेंस यहाँ पर फिर फोरफिटेड शेयर्स बन के ऐड होता है। तो ये तो ग्लिम्सेस, अभी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपको ज्यादा क्लैरिटी आएगी। अभी तो बड़ा बड़ा ध्यान रखिएगा कि ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, आपकी किताब के 90% क्वेश्चन इसी कैटेगरी में खत्म हो जाते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं जिसमें सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुली पेड अप की कैटेगरी भी बनती है, ठीक है। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ आपके सामने, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 75 लेके चल रहा हूँ। खोलिए अपनी बुक और उसका 75 क्वेश्चन निकाल लीजिए। क्या आपकी बुक का 62 क्वेश्चन किया था मैंने, 62 या 64, देखिए जरा, दिखाना जरा एक बार। 62 कंपार्टमेंट में आया हुआ क्वेश्चन था। पहले हम 75 करते हैं और फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा 62 और फिर 92, तो आपको काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। 62 क्वेश्चन, 75 क्वेश्चन निकाल लीजिए अपनी बुक का पहले। क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75 निकालिए। निकाल लीजिए क्वेश्चन 75, और उसकी लैंग्वेज जरा पढ़ लेते हैं, उस लैंग्वेज को लेके चलते हैं। चलिए देखें जरा 75 क्वेश्चन, पेज नंबर बोलिए, पेज नंबर 75, पेज नंबर कितना है, 9, 1 2 3, ये इस क्वेश्चन में
उन्नति देख लीजिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या लिखा है जरा देखते हैं। दिस क्वेश्चन सेज वेरी क्लियरली कि हाँ जी, Panasonic Limited was formed on 1st April 2010 with authorized capital of rupees 2 lakh, rupees 2 lakh बोला है, और इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 2000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच, ऑथराइज 2000 शेयर्स। उसने 1000 शेयर तो इशू कर दिया, फुल्ली पेड अप टू वेंडर्स फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए 1000 शेयर इशू कर दिए, और रिमेनिंग 1000 शेयर उसने क्या कर दिया, पब्लिक को सब्सक्रिप्शन के लिए दे दिए। एप्लीकेशन पर कितना था, और कितना, प्रीमियम ऑफ 5 पे, एप्लीकेशन पर 10 रुपया, अलॉटमेंट पर 25 रुपया, इंक्लूडिंग प्रीमियम है तो 20 + 5 हो गया, फर्स्ट कॉल 40 रुपए की, फाइनल कॉल 30 रुपीज की, ये बाइफर्केशन है। ये हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन। पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 900 शेयर्स, ठीक है जी, अकाउंटिंग 900 शेयर से चलेगी, और सारे के सारे पैसे ड्यूली अलॉट हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट क्या, एट द टाइम फर्स्ट कॉल अ शेयर होल्डर हु वाज हेल्ड 100 शेयर फेल्ड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड हिज शेयर्स वर forfeited. These shares were reissued 60 per share, 70 paid up. क्या ये जो forfeited शेयर रीइश्यू हुए हैं, फुली पेड अप पे रीइश्यू हुए नहीं हुए। 70 पेड अप, 80 पेड अप का मतलब होता है कि अभी आपका बैलेंस इशू करना बाकी है पैसा चल के। फाइनल कॉल हैज नॉट बीन मेड, फाइनल कॉल तो पूरे पूरे शेयर, तो फाइनल कॉल तो मेड ही नहीं करी, तो क्या सारे के सारे शेयर जो आपके हैं वो फुली पेड अप की कैटेगरी के नहीं है? फुली पेड अप की कैटेगरी है, कौन से शेयर है, बिल्डिंग वाले। तो यहाँ आराम से दो कैटेगरी बनेगी, फुली पेड अप की भी बनेगी, नॉट फुली पेड अप की भी बनेगी, ठीक है जी। और फिर कैपिटल रिजर्व में भी कुछ हिस्सा जाएगा। तो एक दूसरे बैच का बच्चा मुझसे बोला, दूसरे बैच में मंडे वेडनेसडे वाले में, कि हमें तो ना पूरे पहले जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी फिर बैलेंस शीट बनेगी। मैंने कहा ना पुत्र ना, जरूरत नहीं है। आप आइए देखें, तो अब मैं क्या करूंगा, जनरल एंट्रीज नहीं बनवा रहा इसमें आपको मैं, हम सीधा सीधा सिर्फ क्या करेंगे, वर्किंग नोट बनाएंगे। और वर्किंग नोट में भी क्या बनाना है, सिर्फ हमें सिर्फ एक डिफॉल्टर टेबल बनाते हैं, और आप देखिए उसी डिफॉल्टर टेबल से हमारा सारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो लोगों के मन में मिसकंसेप्शन होता है कि जब जब तक हमारी जनरल एंट्री नहीं बनेगी तब तक हमारा कुछ नहीं, नो नीड टू प्रिपेयर एनी जनरल एंट्री, आपका काम आराम से हो जाएगा। मैं वो तरीका सिखा रहा हूँ आपको कि अगर आपके बड़े क्वेश्चन में बोल दे कि सिर्फ आप बनाइए बैलेंस शीट, तब कैसे करते हैं। हाँ, जोर से बोलो। तो फिर हम लिख लेते हैं इस क्वेश्चन में कि इशू इज नॉट फुली सब्सक्राइब्ड। मैंने बोला तो था तुमसे भी, मैंने बोला था एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आ जाए कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हो रहा है, तो आप लिख देंगे नोट बड़ा बड़ा शुरू करने से पहले, सिंस मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज नॉट मेट, issue must not be valid, issue must be cancelled and the return money is to be returned to the like applicants, however for the sake of marks I'm solving it further, लिख दो, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन फ्रेम करने वाले ने गड़बड़ कर दिया। और देखेंगे, हाँ लेकिन अगर एक नंबर का क्वेश्चन आया कि कैलकुलेट अलॉटमेंट मनी, और ये ओवर सब्सक्रिप्शन जा रहा था, और मतलब मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं हुआ, तब आप लिख देंगे इश्यूज टू बी कैंसिल्ड, मनी इज टू बी रिटर्न, नो मनी इज टू बी रिसीव्ड इन अलॉटमेंट। एक नंबर के क्वेश्चन में आप लिख सकते हो ये, लेकिन इसमें नहीं कर सकते आप, बड़े क्वेश्चन 6 नंबर में थोड़े करोगे काम। लिख देना कि फॉर द सेक ऑफ मार्क्स वी आर सॉल्विंग, और किया था मेरे एक बच्चे ने, किया था ऐसा, किया था ऐसा, ठीक है। चलिए डिफॉल्टर्स बना लेते हैं, इसका बनाए। अरे यार, आपको जो बैलेंस शीट बनाने के लिए एग्जाम में आएगी, वो आएगी सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाइए। मैं आपको पूरा सारे कंपोनेंट बना के दिखा रहा हूँ, सब दिखाऊंगा बना के, ताकि आपको कंसेप्चुअली चीजें क्लियर रहें। नंबर 1, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में शेयर कैपिटल, ठीक है जी, इसके अंदर सॉरी शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, इसके अंदर शेयर कैपिटल, और उसको लिख देना नोट नंबर 1। इसमें प्रीमियम भी है ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2, और अंडरलाइन कर देना, यहां लिख देना टोटल। अब नंबर 2, एसेट्स। एसेट्स के अंदर क्या आएगा पता है, एसेट्स के अंदर क्या चीज आएगी, एसेट्स के अंदर आएगी नॉन करंट एसेट्स। क्यों आएगा नॉन करंट एसेट्स बताइए। उसके अंदर आएगा प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसका नंबर 3 लिख देंगे, इसका नंबर 3। और फिर लिखेंगे आप क्या, करंट एसेट्स।
उसके अंदर लिख देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स नंबर 4, और इसका टोटल करके यहाँ टोटल। दिस इज द कंप्लीट बैलेंस शीट। एग्जाम में आपको पूरी नहीं लिखनी है, एग्जाम में तो आपको सिर्फ कितना लिखना है, सिर्फ ये वाला पार्ट, इक्विटी लायबिलिटी शेयर होल्डर फंड एंड शेयर कैपिटल, बस नोट नंबर 1 लिख के छोड़ देंगे। ये पूरा बनाने के बाद इसके नीचे बनाइए आप नोट्स टू अकाउंट्स, ऐसे नोट्स टू अकाउंट्स, और क्या लिखेंगे, करंट ईयर रुपीस पर्टिकुलर्स। नंबर 1 शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, ठीक है। अभी मैं इसी जगह खाली छोड़ देता हूं, क्योंकि जब हम अपनी वर्किंग बना लेंगे तब हम इस काम को करेंगे। तो इसे नोट कर लीजिए पहले सब लोग, और फिर मेरे साथ साथ बैलेंस शीट बनाना शुरू करें। रिकैप्चुलेट करें, 100 शेयर 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपया एप्लीकेशन पे मिला, 2000 रुपया प्लस 500 रुपया अलॉटमेंट का, 4000 रुपया। अब फाइनल कॉल तो मांगी नहीं गई थी, और फर्स्ट कॉल के बाद ही फोरफिट कर दिए थे शेयर्स, तो शेयर फोरफिचर अकाउंट में 1000 प्लस 2000 3000 रुपए चला गया। डिस्काउंट कितना दिया आपने, 60 रुपीज पर शेयर इशू किया, 70 रुपीज की लायबिलिटी ली, तो डिस्काउंट कितना हो गया, 1000 रुपए का। 3000 में से डिस्काउंट माइनस करने के बाद वैल्यू कितनी आती है, 2000। दिस विल ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम पे 7000, तो इशू पैसा कितना 6000, तो 1000 का नुकसान हो गया, ठीक है। दिस इज यू हैव डन। एंट्री देखिए, शेयर कैपिटल 7000 से 100 इंटू अमाउंट कॉल्ड अप पर शेयर विदाउट प्रीमियम, 10 20 और 40 कितना 70 रुपीज, फोर फीचर में 3000, कॉल सिनेरियो में कितना 4000, खत्म। रीइशू कैसे किया, बैंक डेबिट 100 इंटू 60 करा 6000, स्पेस छोड़ के इक्विटी शेयर 100 इंटू 70 किया, फुली पेड अप नहीं है, डिफरेंस 1000 का, 3 में से 1000 माइनस चला गया, कितना बचा 2000, कैपिटल रिजर्व में चला गया। ये बैलेंस शीट बनाते हैं हम अपनी, ठीक है। क्या बताना चाहते हो राहुल उसको, है तो अब देखिए यहाँ पर आके मुझे क्या करना पड़ेगा ना, एक बाहर थैला लगवाना पड़ेगा गेट पे, अपने फोन यहाँ ड्रॉप कर दीजिए। तो जान बसी पड़ी है तुम लोगों की भाई, मतलब एक इंस्टाग्राम की टिंग आवाज आई, हाँ हाँ दुनिया हिल जाती है, हाँ क्या क्या हो गया, क्या हैव आई मिस एनीथिंग। देखिए शेयर कैपिटल में यहाँ जाते हैं, सबसे पहले लिख रहा हूं मैं क्या, ऑथराइज। बताइए मुझे ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना लिखूंगा, ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना 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 कितना, अरे 2000 इक्विटी शेयर्स, 2000 इक्विटी शेयर्स, और कितने का ईच, लिखा है क्वेश्चन में, 2000 इक्विटी शेयर्स कितने का ईच, इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यू विल राइट 2 लाख, और डबल लाइन से इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। आगे इशूड शेयर कैपिटल कितने इशू करें बताइए, कितने इशू करें, 900 शेयर है ना, नहीं, इशू पूरे 2000 हुए हैं। कैसे, 1000 तो बिल्डिंग के नाम पे और 1000 किसके, पब्लिक को, तो 2000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, 2 लाख, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, 100 ईच। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, बताइए कितने शेयर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप है, बताइए मुझे जरा। 1900 नहीं बेटा, सिर्फ 1000 शेयर्स। ये जो 900 शेयर्स है ना, इनमें फाइनल कॉल तो मंगाई नहीं थी, तो और जो फोरफिट के बाद रीइश्यू करे वो भी फुल्ली पेड अप नहीं है, 70 पेड अप है ना वो भी, तो 1000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, यू विल राइट 1 लाख, ये बिल्डिंग वाले के नाम पे चलेगा, और नीचे सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप, कितने 900,
अब तुम बोलोगे ना सर 900 में से 100 तो फॉरफिट भी करे थे, उनको रीइश्यू भी तो कर दिया। अबे 900 माइनस 100 प्लस 100, 900 ही रहेंगे ये। हाँ, इनको कैसे लिखेंगे देखो, 900 इक्विटी शेयर्स, बिल्कुल सही करा राहुल, एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, कॉमा 70 पेड अप, ऐसे लिखते हैं। लिखेंगे ही 900 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। देखो वहां तो हमने 100 ईच करके मल्टीप्लाई कर दिया था ना, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। 900 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच, 70 पेड अप, मतलब आपको 900 को 100 से नहीं मल्टीप्लाई करना, 70 से मल्टीप्लाई करना। कितना? 63,000 इनर कॉलम में रखना है अभी। हाँ, पूरा 63,000, देयर इज नो नीड टू पुट इनर कॉलम, बाहर लिख देंगे 63,000, डबल लाइन से क्लोज कर दिया, 163 हो गया, 163 खत्म। 1,63,000 आपका शेयर कैपिटल में। तो यहाँ शेयर कैपिटल में कितना लिखोगे? 1,63,000, डन, हो गया, खत्म। शेयर कैपिटल, अगर आपको इस बुक के हिसाब से क्वेश्चन क्या होना चाहिए था, शेयर कैपिटल, तो आपको पॉइंट नंबर वन का एक्सप्लेनेशन। अगर आप सिर्फ इतना लिख के आएंगे और ये लिख के नहीं आएंगे, अगर 3 नंबर का क्वेश्चन होगा तो आपको आधा नंबर या 1 नंबर मिलेगा। अगर क्वेश्चन में नोट्स बनाने के लिए न भी बोला जाए तो भी आपको बनाना है। नोट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बैलेंस शीट, वो आपको बनाना ही बनाना है, आपको पास कोई चॉइस नहीं है कि हम नहीं बनाएंगे। आइए, सो दिस इज शेयर कैपिटल, इज इट ओके? शेयर कैपिटल पूरी हो चुकी है। अब नंबर 2 क्या आपके पास है? रिजर्व्स एंड सरप्लस। आइए, रिजर्व्स एंड सरप्लस नंबर 2, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व्स, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में कितना? 900 शेयर्स इनटू प्रीमियम 5 रुपए का, कितना हो जाएगा? 4,500 रुपए का। एवरीबॉडी इज ओके विद दिस? 900 शेयर्स पर 5 रुपए के हिसाब से कितना सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व बनेगा? 4,500 का। क्या कोई ऐसा प्रीमियम था जो आपने कैंसिल किया था? नहीं किया ना, कैंसिल होता तो माइनस कर देता। कोई ऐसा प्रीमियम था जो कॉल्ड नहीं हुआ? नहीं, सारे कॉल्ड हो रखे हैं, तो कोई पंगा नहीं है। अच्छा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व में ये आ गया, रिजर्व सरप्लस का पहला पार्ट। फिर आपके पास क्या थे? ये 2,000 जो थे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होते, ये भी तो जाएंगे, ये भी तो रिजर्व का ही पार्ट है। मीनाक्षी, 900 इंटू 5 रुपए के हिसाब से प्रीमियम आ गया, ये कैपिटल रिजर्व, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रिजर्व। तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्या? कैपिटल रिजर्व कितने का? 2,000 रुपए का। 6,500 रुपया क्लोज कर दिया, 6,500, 0,059,169,500, योर बैलेंस शीट टोटल इज दिस। आइए इसको इसके बराबर देखते हैं हम क्या होता है। राघव बाबा, नहीं कुछ गड़बड़ है? नंबर 3 है आपके पास प्रॉपर्टी, ठीक है, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स। इसके अंदर लिखेंगे आप क्या? बिल्डिंग। भाई बिल्डिंग कितने की थी बताइए मुझे? बिल्डिंग, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग? 1,000 शेयर्स 100 रुपए के हिसाब से बिल्डिंग कितने की होगी? 1,00,000 रुपए की। किसी को कोई डाउट है? बिल्डिंग का अगर अमाउंट नहीं लिखा तो आप देखिए कि बिल्डिंग के लिए शेयर कितने इशू करे आपने? 1,000 शेयर्स, एक शेयर की वैल्यू 100 रुपए, बिल्डिंग की वैल्यू 1,00,000 रुपए हो गया। आपने इसे 1,00,000 रुपए को यहाँ, इसको आपने इसको डबल लाइन से कर दिया, इसको भी डबल लाइन से कर दिया। आई विल राइट 1,00,000 रुपए यहाँ। नंबर 4, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आइए देखते हैं कैसे कर रहे हैं। कैश एट बैंक, कैश एट बैंक 900 शेयर्स पर 105 रुपए के हिसाब से, है ना भाई? 900 शेयर पे 105 रुपए के हिसाब से लगेगा ना? बोलो, प्रीमियम पे तो कैश में आया होगा ना? ये प्रीमियम पे बदले गेहूं चावल आटा आया होगा। एवरीबॉडी इज ओके? 100 + 5, बैंक में पैसा तो प्रीमियम के साथ आना है ना? शाना गड़बड़ लग रही है कुछ? अरे समझने वाली बात क्या है, 900 शेयर्स थे, 100 रुपए शेयर कैपिटल, 5 रुपए प्रीमियम, 105। अच्छा ये बताओ मुझे, लोग बोल रहे होंगे ना कि सर जब आप शेयर कैपिटल लेते तो कैपिटल अलग रखो, प्रीमियम। अरे कैपिटल प्रीमियम तो भैया लायबिलिटी में अलग अलग होगी ना। आपके पास जो पैसा आ रहा है
उस पर आप रबर बैंड लगा के चिट लगाते हो, ये शेयर कैपिटल का, ये प्रीमियम का, नहीं ना, वो तो मिक्स हो जाता है सारा। तो आई विल राइट इन दिस वे, मल्टीप्लाई करिए, कितना आता है वैल्यू, कितनी वैल्यू आएगी बताइए? 9,45,000 या 9,04,500? 9,45,000 होगा क्या? अबे 900 इंटू 5 4,500 और 900 इंटू ये 9 लाख रुपए। 94,500 करेक्ट, 94,500 रुपये। अब जरा देखते हैं इसमें से माइनस नॉट कॉल्ड अप, नॉट कॉल्ड अप, कितना पैसा आपने मंगाया नहीं था, कितना पैसा नहीं मंगाया था बताओ, देखो ये रहा, कितने, 100 रुपए 30 रुपए के हिसाब से, यही तो नहीं मंगाया था ना आपने, इसको माइनस देखिए, 100 इंटू 30 कितना रुपए नहीं मिला बताइए? अरे कितना नहीं हुआ, 3,000, 0,0,5,1 91,500, दिस इज देयर। उसके बाद अरियर कितना, अरियर माइनस माइनस कॉल्स एंड अरियर, ये भी कर दो, कॉल्स एंड अरियर बताइए, कॉल्स एंड अरियर कितना, देखो सिर्फ 4,000 माइनस 4,000, 0,0,5,7 87,500 अरियर माइनस कर दिया। अब रीइश्यू पे पैसा कितना है बताओ, रीइश्यू पे पैसा है ना आपके पास, अरे रीइश्यू पे कितना पैसा आया देखो, ये रहा रीइश्यू पे 6,000 रीइश्यू पे आया, प्लस रीइश्यू 6,000 93,500, तो यहां लिखेंगे ये कैशेड बैंक है ना, जो कैशेड बैंक, एक छोटा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा रुक जाइए, हल्का सा गड़बड़ हुआ है, होल्ड करिए। जो आप पैसा मंगा रहे हैं वो कितना है, कोई बात नहीं यार, हो जाता है, पैसा कितना मंगा रहे हैं आप, देखिए जरा होल्ड करिए, देखिए 900 शेयर्स पर आपने कितना पैसा मंगाया था, 900 शेयर्स पे कितना पैसा, हाँ 900 शेयर्स पे आपने कितना पैसा मंगाया है? अगर मैं बोलूं कुल मिलाकर कैशेड बैंक अगर मैं बोलूं तो 900 शेयर्स पर 75 करोगे बेटा, 70 नहीं करोगे, 30 रुपए तो मंगाया नहीं ना आपने, ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 900 इंटू कितना करूंगा मैं इसको 75 से, तो मेरे पास वैल्यू आएगी 67,500, गॉट इट, माइनस कॉल्स एंड अरियर कितना, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी, कॉल्स एंड अरियर, कॉल्स एंड अरियर कितना है बताइए, 4,000, 0,0,5,363 प्लस रीइश्यू, रीइश्यू के पैसे कितने आए थे 6,000, तो अब कितना हो जाएगा आपके पास 69,500, ये कहानी बनेगी डबल लाइन से, और ये लिखेंगे 69,500, सो दिस इज योर बैलेंस शीट 1,69,500। आपके पास आपकी बैलेंस शीट बनी है पूरी की पूरी, जिसमें सारे कंपोनेंट हैं, शेयर कैपिटल भी है, और क्या है उसके साथ साथ रिजर्व सरप्लस भी है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स भी है, कैश एंड कैश इक्वल, नहीं मैच कर रही, हाँ कोई बात नहीं, नहीं करना वैसा, क्योंकि मैं ना यहाँ मल्टीप्लाई नहीं कर सकता 105 से, मैं सुनो सुनो, यू आर वेरी राइट, हम कर सकते थे वैसा, लेकिन वो भी टेक्निकली गलत होता, क्योंकि 900 इंटू 75 करना है आपको, 900 इंटू 105 नहीं कर सकता, अगर 900 इंटू 105 करूंगा तो 35 से माइनस करूंगा, वो तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में फाइनल कॉल कॉल ही नहीं करी, तो मैं क्यों मल्टीप्लाई, तो बैंक में पैसा तो है नहीं तो क्यों करूंगा, तो इसीलिए 900 इंटू 75 से करेंगे, फिर अरियर माइनस कर देंगे, फिर अरियर माइनस करने के बाद जो रीइश्यू पैसा है वो जोड़ देंगे, एंड यू विल गेट योर बैलेंस शीट। मैं कैटेगोरिकली बार बार बोल रहा हूं आपसे, क्लियरली बोल रहा हूं, ब्लंटली बोल रहा हूं, एग्जाम, अब जैसे इस क्वेश्चन के लास्ट में पढ़ के सुनाइए क्या लिखा हुआ है, इस क्वेश्चन के लास्ट में देखिए क्या है, ऑनलाइन में मुझे पढ़ के सुनाइए, जब उसमें लिखा है कि बैलेंस शीट वाला पार्ट, कोई पढ़ के सुनाइए जरा मुझे क्या लिखा है, भव्य जस्ट रीड इट आउट, क्वेश्चन क्या मांगता है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, Show how the share capital would appear in the balance sheet of the company. बस, शो हाउ शेयर कैपिटल अपीयर, शो हाउ प्रीमियम अपीयर्स,
शो हाउ रिजर्व सरप्लस, शो हाउ बिल्डिंग अपीयर्स, शो हाउ कैश अपीयर्स, नहीं लिखा। क्या बोला है? सिर्फ शेयर कैपिटल। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन शेयर कैपिटल का है तो ऊपर लिखेंगे एन एक्सट्रैक्ट, मतलब टोटल करने की जरूरत नहीं है, ये लिखेंगे और ये लिखेंगे, बस खत्म, और सीधा नोट्स पे पहुंच जाएंगे। ऑथराइज्ड, इशूड, सब्सक्राइब फुली पेड अप, सब्सक्राइब नॉट फुली पेड अप, खत्म। इतना करना है सिर्फ। लेकिन मैंने क्या करवाया? रिजर्व सरप्लस भी करवा के दिखाया ना करके, और क्या करके दिखाया? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट भी दिखाया, प्लांट लैंड भी करके दिखाया, सब चीज करके दिखाई है। लेकिन आप जो प्रैक्टिस करेंगे घर पे, वो सबको बना के करना, ठीक है? क्योंकि कुछ भी पूछ ले आपसे पूछे बताओ भैया बिल्डिंग कैसे शो होगी, तो आप क्या लिखोगे? नॉन करंट एसेट्स के अंदर प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट्स, उसके नीचे लिखोगे क्या? बिल्डिंग। और वो बिल्डिंग नोट्स में दिखा, यहां नहीं लिखना बिल्डिंग, नोट्स में दिखाना उसको। एक आइटम बोला है भाई कंसिडरेशन अदर देन का क्वेश्चन था, बोला बैलेंस शीट और बना दो, तो आप लिखोगे बैलेंस शीट, यहाँ लिखोगे एसेट्स, नॉन करंट के अंदर ये लिखोगे, उसका नोट नंबर लिखोगे, और वो नोट को वहां दिखाओगे करके। अगर बैलेंस शीट है तो नोट्स भी है। हाउ कैश इज टू बी शोन, तो आप यहाँ लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, फिर उस पर नोट नंबर लगाएंगे, और फिर नोट्स में बना के दिखाएंगे उसको। ऐसा करना है, ठीक है? तो बैलेंस शीट इस तरह से बनती है आपकी। आपने बैलेंस शीट के कंपोनेंट देखे, बैलेंस शीट से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखा करके, ठीक है? अब इस क्वेश्चन की अगर जनरल एंट्री बनानी तो कोई मुश्किल काम थोड़ा ही है। देखो इसी क्वेश्चन में जनरल एंट्री भी बोली है बनाने के लिए, मैं वो भी बना के दिखा देता हूँ आपको, बची हुई सारी जनरल एंट्रीज। इट्स नॉट दैट मच डिफिकल्ट, बट मुझे बताइए क्या जनरल एंट्री के साथ जनरल एंट्री बिना बनाए हम नहीं कर सकते थे? कर दिया ना हमने बिना जनरल एंट्री बनाए। बेटा 8 मार्क का कोई क्वेश्चन नहीं आना आपके एग्जाम में। अब आपके एग्जाम में नए सैंपल पेपर के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 6 मार्क्स का क्वेश्चन मैक्सिमम आना है, नथिंग ऑफ 8 मार्क। मुझसे बोल क्या कर रहे हो? और ऑनलाइन में बताइए, एनी पॉइंट, एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद मी, एनी डाउट यू आर हैविंग, बोलो कोई भी। एक एक बच्चे से पूछ रहा हूं अभी मैं। इसी क्वेश्चन की अगर हमें बाकी एंट्री करनी पड़ती, देखिए आपने देखा है ना बैलेंस शीट बनाने का जनरल एंट्री से कोई लेने देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ एक डिफॉल्टर टेबल चाहिए आपको, उससे आपका सारा काम हो जाएगा। आगे जब मैं क्वेश्चंस लूंगा ना आपके सामने, कभी भी रैंडमली कोई भी बड़ा क्वेश्चन उठा लूंगा बैलेंस शीट बनाने वाला, देयर इज नो नीड टू डू एनीथिंग, यू हैव टू प्रिपेयर ओनली व्हाट डिफॉल्टर टेबल एंड योर वर्क इज डन, उससे काम चलना है। तो देखिए अगर हम इस क्वेश्चन में बोला गया कि जनरल एंट्री बनाइए, तो कैसे बनती जनरल एंट्रीज वो देख लीजिए फटाफट से, तभी हमारा क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता था कि बिना जनरल एंट्री के भी हम क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहली एंट्री बनती मेरी बैंक डेबिट, नहीं पहली एंट्री मेरी बनती बिल्डिंग डेबिट टू वेंडर, कितने की? 1 लाख की और 1 लाख की। एवरीबडी इज ओके। क्यों कर रहा हूँ ये एंट्री? परचेज बिल्डिंग फ्रॉम वेंडर, क्योंकि इस क्वेश्चन में बोला ना 1 लाख शेयर वेंडर को दिए हैं। दूसरी एंट्री वेंडर डेबिट 1 लाख से टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 100, 1 लाख। और नरेशन में जरूर से लिखना 1000 इक्विटी शेयर्स वर इशूड टू वेंडर्स, ऐसे करके। नंबर 3 एंट्री क्या करेंगे? नंबर 3 एंट्री में बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, कितने की बताइए? कितने की? 900 इंटू कितना? 10 रुपए के हिसाब से, 900 इंटू 10 रुपए के हिसाब से ना 9000। अगली एंट्री बनती है नंबर 4 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से बनती? 9000 से, ऐसे बन जाती। ठीक है जी, इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। चिल मारेंगे, चिल हुक्का मंगा लेता हूं। कितना खुश हो रहा है लड़का कि मैंने कर लिया नकल मार मार के, है ना? नंबर 5 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। अच्छा है बात कर लिया तुमने तो। 900
इंटू कितने से करेंगे ये 25 से, कितना होता है बताइए? 22,500 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दैट विल बी व्हाट 900 इंटू 20 18,000 टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 900 इंटू 5 4500। दिस इज हाउ इट विल हैपन। इक्विटी शेयर, ये आपकी अलॉटमेंट की एंट्री हो गई अलॉटमेंट की एंट्री। पैसा लेने की एंट्री आएगी तो क्या करेंगे यहाँ पर? नंबर 5 बैंक डेबिट 22,500 में से क्या कोई डिफॉल्टर था अलॉटमेंट का? कोई डिफॉल्टर नहीं है। 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट कर देंगे, कितने से? 22,500 से, एंड योर क्वेश्चन इज डन। ये वाला पार्ट अलॉटमेंट खत्म हो गया। तुमने कर रखा तो क्यों लिख रहा है फिर? तो दिल पे ले गया बात को यार। अब आपका अलॉटमेंट हो चुका है। अब आप लिखेंगे नंबर 6 फर्स्ट कॉल की एंट्री, फर्स्ट कॉल डेबिट, दैट विल बी विल व्हाट 900 इंटू 40 36,000 टू इक्विटी शेयर कैपिटल 36,000 से। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट 36,000 माइनस कितना है? 8th हो गई, 4 5 6, हाँ 6 7, थैंक्स फॉर करेक्शन, 8th 6। बैंक डेबिट 36,000 से माइनस कितना अरियर है? 4,000 का, तो 32,000। कॉल्स एन अरियर अकाउंट, अकाउंट डेबिट 4,000 से। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, कितना? 36,000 से। नंबर 9, अब फर्स्ट कॉल के बाद तो हमें फोरफिट करना है भाई, है ना? फर्स्ट कॉल के बाद फोरफिट करना था हमें, तो नंबर 9 इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, कितने? 100 शेयर इंटू अमाउंट कितना? 7 रुपया, 70 रुपीज, 70 तो होगा ना, 7,000 टू इक्विटी शेयर फॉर फीचर, कितने से हो जाएगा? 2 और 1 3,000 से। 2 कॉल्स एंड अरियर कितने से हो जाएगा? 4,000 से। खत्म। पैसा लेने की बारी आई तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट, बैंक डेबिट कितने से करेंगे बताइए? 7 बैंक डेबिट करेंगे। क्या क्या कर रहा हूं यार मैं? फोर फीचर हो गया ना खत्म, अब तो रीइश्यू कर रहे हैं हम लोग 10 नंबर। बैंक डेबिट 100 इंटू 60 6,000 से। 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, कितने से? 100 इंटू कितने से करूंगा मैं इसको? 70 से, 7,000 से। और क्या हो जाएगा? इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट 1,000 से। दिस इज डन, हो गया। और लास्ट एंट्री बनेगी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करने की। कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, आइए कैसे करेंगे? नंबर 11 इक्विटी शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, कितना? 3,000 माइनस 1,000, यू विल राइट 2,000 और 2,000। इन दिस वे द क्वेश्चन इज कंप्लीट। ऐसे जाके आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। तो एक लेसन ये था कि बिना जर्नल एंट्री के भी आपकी बैलेंस शीट बन सकती है। और इस क्वेश्चन में बोला था ना कि जर्नल एंट्री बनाइए और बैलेंस शीट बनाइए। हमने बैलेंस शीट पहले बना दी, जर्नल एंट्री आपके सामने। एनी डाउट? ऑनलाइन में ऑफलाइन में है कुछ? अब आप टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चंस करने की पोजीशन में हैं। एक क्वेश्चन है 94, उसे ट्राई करेंगे। 94 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन 62, ये मैं अगली क्लास में कराऊंगा। और फिर ये आपकी छोटी मोटी चीजें वाइंड अप हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे।